हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2723 इमूवेबल एज अ माउंटेन एक। सिजल सिजल सिजल, वो ऊर्जा जो मूल रूप से एक शहर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, शील्ड की सतह पर बने पैटर्न के साथ बहने लगी और तुरंत ही अविश्वसनीय रूप से शांत हो गई। अंततः उसे ऊर्जा स्रोत के कोर में भेज दिया गया, जहां वो शून्य में विलीन हो गई। हमलों के बीच खर्च होने वाली ऊर्जा के अलावा हमले की ऊर्जा का एक हिस्सा परिवर्तित, कन्वर्टेड और अवशोषित, एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाता है, जिससे वो रक्षात्मक बल क्षेत्र, डिफेंसिव फोर्स फील्ड का हिस्सा बन जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास मात्रा, न तो शून्य से उत्पन्न होती है और न ही गायब होती है, ये केवल स्थानांतरित होती है। इहेन रेस एक ब्रह्मांडीय स्तर की सभ्यता के स्तर तक पहुंचने के बाद उनकी शक्ति एक परपेचुअल मोशन मशीन के स्तर तक पहुंच गई है। एक ही सिस्टम के भीतर सभी मात्राओं का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। हुएक्सू किंगडम का रक्षात्मक बल क्षेत्र केवल एक अत्यंत प्रारंभिक संस्करण है, लेकिन इसमें हमले की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में बदलने की बुनियादी क्षमता है। तुरंत ही कबीलों के ऊपर एक गरजती हुई दहाड़ सुनाई दी। गेओंगजैंग, दोघाई सिटी और शेंगजिंग के मुख्य शहर हमले के मुख्य लक्ष्य थे। रंबल, विशाल आसमान में बिजली की लकीरें लंबी दूरी तक खिंच गई, जैसे काले पर्दे को फाड़ने वाला कोई चांदी का पेंट ब्रश हो। माउंट जी जितनी शक्तिशाली बिजली शील्ड से टकराई, लेकिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गई। शील्ड बल्कि और तेजी से चमकने लगी, जैसे बिजली की शक्तिहीनता का मजाक उड़ा रही हो। फैंग वुल्फ क्लैन के योद्धाओं की तलवारों की रोशनी चकनाचूर हो गई। ये योद्धा जो जंगल के नियमों का पालन करते हैं और जिन्होंने लगभग सभी तकनीकी हथियारों को त्याग दिया है, व्यक्तिगत और समूह युद्ध दोनों में अत्यंत शक्तिशाली है। दांत, जबड़े और मुड़ी हुई तलवारें उनके सबसे अच्छे हथियार हैं। हालांकि भेड़िया कबीले की सेना का संयुक्त हमला, जो सुनामी की तरह उमड़ रहा था, अप्रभावी साबित हुआ। शील्ड से टकराना उनके लिए वैसा ही था जैसे बुलेट प्रूफ कांच से मक्खियां टकरा रही हों, जिससे वे लहूलुहान और घायल हो गए। बैंग बैंग बैंग, उनके भौतिक शरीर उस अदृश्य रक्षात्मक बल क्षेत्र से टकराए और वे तुरंत एक विशाल बल द्वारा पीछे फेंक दिए गए, जिससे हड्डियों के साथ मिले खून के बादलों की बौछार हुई। अवू अवू, भेड़ियों के बच्चों की चीखें धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये दृश्य देखकर चारों नस्लों के उच्च अधिकारी दंग रह गए। हुएक्सू किंगडम का सभ्यता स्तर इस स्तर का रक्षात्मक बल क्षेत्र बनाने के काबिल ही नहीं है। कुछ साल पहले जब हमने उन पर हमला किया था, तो वे कुत्तों की तरह थे, चुपचाप पिटाई सह रहे थे। चीजें इतनी जल्दी कैसे बदल गई? एक उच्च अधिकारी ने चौंकने के बाद ठंडे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, भले ही उनके पास उन्नत रक्षात्मक उपाय हों, लेकिन उनके पास मानवीय संसाधन कम है। वे इस तरह की सुरक्षा के साथ लंबे समय तक नहीं टिक सकते। हमला जारी रखो, ये रक्षा जल्द ही टूट जाएगी। एक बार बाहरी बल क्षेत्र टूट गया तो वे वध के लिए तैयार मेमनों की तरह होंगे। वे सोच रहे थे कि हुएक्सू किंगडम बहुत मजबूत है, लेकिन ये उनकी कल्पना से भी परे था। आखिर वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि झंग यी को मंगल, मार्स पर एक सुपर सभ्यता मिल सकती है और वो उसकी लगभग पूरी विरासत हासिल कर लेगा। इसलिए हमला जारी रहा। हालांकि हुएक्सू किंगडम के क्षेत्रीय नेतृत्व में चिंता के एक संक्षिप्त दौर के बाद पूरी शांति छा गई थी। अगर आप कहते हैं कि केओस एक बुरा व्यक्ति है, तो मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मुझे बताते हैं कि उसका रक्षा तंत्र अक्षम है, तो मैं आपसे गंभीरता से बात करने वाला हूं। शेंगजिंग क्षेत्र के सर्वोच्च कमांडर मेंग युअनजून ने मुस्कुराते हुए ये कहा,
झंग यी से बेहतर रक्षा को कोई नहीं समझता। ये जानकर कि वो ज़ेपेन किंगडम के मामलों को संभाल रहा है, वे और भी सहज महसूस कर रहे थे। एक और दौर का निरंतर बमबारी अभियान शुरू हुआ। विभिन्न नस्लों ने हमले के कई तरीकों का इस्तेमाल किया, पूरी सीमा पर और हुएक्सू किंगडम के आसमान में पॉइंट टू पॉइंट गोलाबारी की। लेकिन आगे बढ़ना बेकार था। ये एक व्यापक चौतरफा रक्षा है जो स्थानिक कैद, स्पेशल कन्फाइनमेंट को भी रोक सकती है। लाखों सैनिकों ने 10 मिनट से अधिक समय तक लगातार हमला किया, भारी मात्रा में संसाधनों को खर्च किया, लेकिन सुरक्षा कवच टस से मस नहीं हुआ। जब टाइटन्स की भारी तोपों ने तेजाब और जहरीली गैस छोड़ी, तो उसे सुरक्षा कवच की सतह पर मौजूद शुद्धिकरण रोशनी, प्यूरिफाइंग लाइट फिल्म, ने बेअसर कर दिया और वो नीले धुएं में बदल गई। उस समय पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। आयरनक्लैड क्लैन के फ्लैगशिप के अंदर नेता ने अविश्वास में आंखें फाड़कर देखा और चिल्लाया, ये क्या बकवास है? चार्ज रीडिंग कहाँ है? इसमें विस्फोट क्यों नहीं हुआ? मुख्य तोपों का एक ही हमला दसियों किलोमीटर मोटे कवच को भेदने के लिए काफी होता है। रिपोर्ट, नेता को रिपोर्ट। शील्ड ने हमारे हमले की 80% से अधिक शक्ति सोख ली। बाकी 20% पूरे बल क्षेत्र नेटवर्क में समान रूप से वितरित हो गई। हमारे हमले ने एक दरार तक नहीं बनाई। आसमान में कबीले के नेता मिंगा ने अपने पंख फड़फड़ाए और उस नीले प्रकाश कवच को देखा जिसने पूरे साम्राज्य को ढक रखा था। उसका सुंदर चेहरा गुस्से में मरोड़ गया था। अविश्वसनीय! इस स्तर की रक्षा के लिए एक विशाल ऊर्जा कोर की आवश्यकता होती है। हुएक्सू किंगडम को ऐसी तकनीक और ऊर्जा स्रोत कहां से मिला? ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। वे डर और ईर्ष्या दोनों महसूस कर रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे ये लड़ाई हार गए तो उनके चारों कबीले एक एक करके केओस की सेना द्वारा मिटा दिए जाएंगे। फैंगवुल्फ क्लैन और टाइटन क्लैन के हमले को रोकना पड़ा। वो नीली रोशनी की परत देवताओं और नश्वर लोगों के बीच एक खाई की तरह थी। बाहर चाहे कितनी भी भीषण बमबारी हो रही हो, शील्ड के भीतर हुएक्सू के शहर शांत और अबाधित थे। हुएक्सू किंगडम के लोग, जो शुरू में बहुत चिंतित थे, अब राहत महसूस कर रहे थे। वे अपने संरक्षक देवता पर विश्वास करते हैं और सुरक्षा के मामले में वो हमेशा की तरह भरोसेमंद है। चैप्टर 2724 इमूवेबल एज अ माउंटेन 2। ये भव्य युद्ध दृश्य अब विभिन्न माध्यमों से दुनिया भर के देशों और जातीय समूहों में प्रसारित किया जा रहा है। ओ ग्रेट ब्रिटेन! किंग आर्थर के हाथ से वाइन का प्याला गिर गया और जमीन पर चकनाचूर हो गया। उनका चेहरा विस्मय और निराशा से भरा था। मैं जानता हूं कि केओस अब बहुत मजबूत है। वो हुएक्सू किंगडम को एक ऐसी शक्ति में बदल सकता है जो प्राचीन मिंग से कमजोर है। लेकिन उन्होंने अपने हाथ एक साथ जोड़े। उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो वास्तव में इतना आगे निकल जाएगा। दुनिया की शुरुआत से ही पूरे यूरोप के सबसे प्रतिभाशाली योद्धा के रूप में उन्हें महिमा और अद्वितीय भाग्य का आशीर्वाद मिला है और उनके पास कई चमत्कारिक अनुभव रहे हैं। अब उन्होंने नाइटहुड की दहलीज पार कर ली है, जो उन्हें लिथुआनिया में एक क्षेत्र रखने की अनुमति देता है। लेकिन झंग यी की तुलना में वो अभी भी बहुत पीछे हैं। कोलंबिया में नेचुरल साइंसेज एसोसिएशन सेंटर में मॉर्गन की मुस्कान पूरी तरह से जम गई और उनके हाथ की रेड वाइन उन पर पूरी तरह से गिर गई। उन्होंने सफेद कुत्ते ब्रायन की ओर मुड़कर देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि मेरे द्वारा अभी भेजे गए संदेश को वापस लेना बहुत देर हो चुकी है? भरत, इंद्र की भौं के बीच की तीसरी आंख अचानक बंद हो गई और उन्होंने दर्द से अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उनके बगल में 3 सिर वाले सर्प विष्णु ने उन्हें घूर कर देखा। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी उसके अतीत और भविष्य को नहीं देख पा रहे हो? दी शितिया कड़वाहट से मुस्कुराए। हालांकि मेरी शक्ति और मजबूत हो गई है, लेकिन उसका जीवन अभी भी एक केओटिक वॉइड है। मैं सब कुछ देख सकता हूं।
मुझे पता है कि हुएक्सू किंगडम इतना शक्तिशाली क्यों हो गया है। वे अकेले थे जिन्होंने हुएक्सू किंगडम में छिड़ रहे युद्ध को देखा। सदमा, अद्वितीय सदमे ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। 3 साल, सिर्फ 3 साल में, सबके प्रभाव में। हालांकि हुएक्सू किंगडम के पास झंग यी जैसी शक्तिशाली हस्ती है, लेकिन इसका समग्र तकनीकी स्तर अभी भी दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष करने के चरण में है। हालांकि वे आधुनिक मनुष्यों के क्षेत्र में शीर्ष पर हैं, लेकिन वे कोलंबिया जितने अच्छे नहीं हो सकते जिसे प्राचीन मिंग राजवंश का समर्थन प्राप्त था। लेकिन उनके सामने जो कुछ भी था, उसने उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। इस तरह का कदम जो पूरे देश को पूर्ण रक्षा में घेर लेता है और 4 प्राचीन सभ्यताओं के संयुक्त हमले से पैदा हुए तकनीकी अंतर को आसानी से पार करने की ये क्षमता। कहा यह वो मानव साम्राज्य है जो दुनिया में संघर्ष कर रहा था। ये मिंग एक ऐसा दैत्य है जिसने पहले ही इंटरस्टेलर मिंग की दहलीज को छू लिया है और यहां तक कि 4 प्राचीन मिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। वे पहले से ही शिकार थे। प्रोफेसर डा विंसी स्क्रीन पर उस पूर्ण निराशा पैदा करने वाले रक्षा वक्र को देख रहे थे। उनकी आवाज कट्टरता और डर के मिश्रण से कांप रही थी, जैसे कि उन्होंने सत्य को देख लिया हो। ये एक ऐसा ड्रैगन है जो लंबे समय से सो रहा है और अब ये जाग गया है। उन्होंने तेज शराब का एक घूंट गटका, बोतल को जमीन पर पटक दिया और उत्साह से चिल्लाया, हुर्रे! मैं केओस से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। ये एक भव्य महाकाव्य है जो इंटरस्टेलर युद्धों के इतिहास में दर्ज होने के लिए नियत है। पुराने युग के अवशेषों और नए युग के अधिपति के बीच एक क्रूर सत्ता हस्तांतरण समारोह। हुएक्सू किंगडम की सीमा पर युद्ध का धुआं और मुर्गों की चमक मिलकर एक अराजक नरक बना रहे थे। 4 प्राचीन और आदिम नस्लें, आयरन क्लैड क्लैन, फैंग वुल्फ क्लैन, स्काई क्लैन और टाइटन क्लैन ने अपने सभी युद्ध संसाधनों को इकट्ठा किया है और एक छोटे महाद्वीपीय प्लेट को डुबोने में सक्षम एक भयानक हमला शुरू किया है। हम इस युद्ध को पूरी तरह से हार जाएंगे। मैं अपने कबीले का सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। हमें एक ही लड़ाई में इस हिसाब को चुकता करना होगा। भले ही उन्हें हुएक्सू किंगडम की दुर्जय रक्षा प्रणाली का एहसास हुआ, लेकिन 4 प्राचीन मिंग राजवंश की हस्तियों ने जल्दी ही अपना धैर्य वापस पा लिया। इस दुनिया में कोई अजेय रक्षा नहीं है। जब तक हमले की शक्ति काफी मजबूत होगी, वो जल्द ही या बाद में इसे तोड़ने में सक्षम होगी। तथ्य यह है कि उन्होंने केवल बचाव करने की हिम्मत की और पहल करके हमला नहीं किया। यह दर्शाता है कि उनकी युद्ध शक्ति पर्याप्त है। सेलेस्टियल क्लैन के मिंगुओं ने गहराई से ध्यान दिया कि युद्ध के लगभग आधे घंटे बाद भी हुएक्सू किंगडम केवल बचाव में था और उसने हमला करने का कोई संकेत नहीं दिखाया था। उन्होंने तुरंत हुएक्सू किंगडम के संसाधनों के भंडार के बारे में निर्णय लिया और उनके जवाबी हमले का समर्थन किया। इसके अलावा सैन्य शक्ति के संदर्भ में, विशेष रूप से सुपरह्यूमन्स की संख्या के संदर्भ में, अंतर बहुत बड़ा है। 4 प्राचीन सभ्यताओं के पास पूर्ण बढ़त है, चाहे वो नाइट लेवल सुपरह्यूमन हो या बिशप लेवल सुपरह्यूमन। हुएक्सू किंगडम ने पहले ही हमारे समान खड़े होने वाले प्रतिद्वंद्वी के रूप में माने जाने की योग्यता प्राप्त कर ली है। एक लंबे युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, ये टाइटन कुलपति गुलिकी ने कहा था। हालांकि मूल योजना हुएक्सू किंगडम को 1 घंटे में गिराने की थी, लेकिन इसे जीतने में 3 से 5 साल लगेंगे। सुनसान उत्तर पश्चिम में महान मुर्गा शोकपूर्वक बांग देता है। आयरन क्लैड क्लैन के हजारों भारी युद्धपोत हवा में नीचे मंडरा रहे थे। उनके काले तोप के मुंह एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह घने थे। जैसे ही कमांडर हिंसक रूप से दहाड़ा, हजारों उच्च ऊर्जा कण किरणें, हाई एनर्जी पार्टिकल बीम्स, प्रकाश के एक विनाशकारी झरने में बदल गई, जो हल्के नीले ऊर्जा अवरोध को पागलों की तरह नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। हर सेकंड छोड़ी गई बिजली की मात्रा कई हिरोशिमा परमाणु बमों के एक साथ फटने के बराबर है। पूर्वी तट के साथ एक विशाल सुनामी आई। सेलेस्टियल सेना ने एक खगोलीय घटना को जन्म दिया। काले बादलों से बाल्टियों
जितनी मोटी अनगिनत चांदी की बिजलियां गिरी, जिनके साथ स्टील को फाड़ने में सक्षम सुपर तूफान भी आए, जो प्रकाश की पतली सी दिखने वाली झिल्ली से टकरा रहे थे। हालांकि बाहरी दुनिया का हमला चाहे कितना भी हिंसक क्यों न हो, उसकी विनाशकारी शक्ति चाहे कितनी भी भारी क्यों न हो, एब्सोल्यूट डिफेंसिव फोर्स फील्ड जिसने हुएक्सू किंगडम के पूरे क्षेत्र को कवर किया था, एक शांत झील की तरह बनी रही, जिसमें केवल सुंदर और कोमल लहरें उठ रही थी। ब्लिजर्ड सिटी में ज़हू झेंग ने तौलिए से अपने सिर का ठंडा पसीना पोंछा, जबकि लैन जिनचिंग लगातार उनके लिए तौलिया बदल रहा था। ज़हू शुआई, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ पतलून की एक जोड़ी बदलूं? लैन जिनचिंग ने कृपया ये प्रस्ताव दिया। क्या बकवास है, मैं बस गर्व से अपनी टांग हिला रहा था। उन्होंने जोर से अपना चेहरा पोंछा और विशाल बिजलियां अभी भी उनके सिर पर गिर रही थी। सेलेस्टियल्स, जिन्होंने मौसम के हथियारों में महारत हासिल की है, वास्तव में भयानक है। वे स्तर 5 के आश्चर्यजनक तूफान भी पैदा कर सकते हैं। आवाज ऊपर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और धरती हिला देने वाला शोर सुना जा सकता था। चूंकि रक्षात्मक बल क्षेत्र पारदर्शी है, ऐसा लगता है कि आसमान गिरने वाला है, जो वास्तव में डरावना है। झंगी, मेरे प्यारे पिता, कृपया वापस आ जाओ। मैं इतना डरा हुआ हूं कि मरने वाला हूं। ज़हू झेंग ने अपने सीने को पकड़ लिया और 2 और नाइट्रोग्लिसरीन की गोलियां निगल ली। लानत है, लानत है, ये कैसे हो सकता है? आयरनक्लैड क्लैन के प्रमुख कमांड सेंटर के अंदर नेता ने गुस्से में अपने सामने मौजूद होलोग्राफिक कंट्रोल पैनल को तोड़ दिया। उनकी इलेक्ट्रॉनिक आंखें पागलों की तरह लाल अलार्म डेटा चमका रही थी, जो ओवरलोडेड पावर आउटपुट की चेतावनी थी। हमारी मुख्य तोपें पूरे 1 मिनट से साल्वों में फायरिंग कर रही है। इस तरह के बल घनत्व के साथ हमने व्यावहारिक रूप से कवच को भेद दिया होता। वहां एक दरार भी क्यों नहीं है? वो ढाल वास्तव में किसके द्वारा समर्थित है? एक तारे का कोर? पास के एक सहायक ने घबराहट में रिपोर्ट दी। प्रमुख, खोज फीडबैक के अनुसार दुश्मन की ढाल की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। हमारी हमले की शक्ति पूरी तरह से अवशोषित और परिवर्तित हो गई है। ये ऐसा है जैसे समुद्र में पानी डालना हो। चैप्टर 2725, मिस जजमेंट 1। मुझे विश्वास नहीं होता। लड़ते रहो। अपनी सारी ऊर्जा का भंडार, एनर्जी रिजर्व्स झोंक दो। मुझे यकीन नहीं है कि वे पूरे देश की इस रक्षा को अनिश्चित काल तक बनाए रख सकते हैं। वो दहाड़ा, उसकी लाल आंखें एक जुआरी के पागलपन से चमक रही थी। इतने बड़े क्षेत्र की शील्ड की ऊर्जा खपत खगोलिया, एस्ट्रोनॉमिकल होगी। वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। वे दृढ़ता से मानते थे कि आधुनिक मनुष्यों के पास मौजूद ऊर्जा सबसे बुनियादी रासायनिक ईंधन, केमिकल फ्यूल थी, जो ज्यादा से ज्यादा उनके पिछले जीवन के कुछ बचे खुचे टुकड़ों जैसी थी। आखिरकार ग्रह पृथ्वी पर केवल सीमित संसाधन ही बचे हैं, और पीढ़ियों के खनन के बाद वहां शायद ही कोई उन्नत ऊर्जा बची हो। इस बीच अन्य तीनों दिशाओं में भी वैसी ही दहाड़ और आक्रोश फैल रहा था। फैंग वुल्फ क्लैन के नेता लैंडल ने देखा कि कैसे उसके सबसे विशिष्ट ब्लड वुल्फ गार्ड्स बार बार प्रकाश की बाधा की ओर बढ़े। केवल पलटकर लगने वाले बल, रिबाउंडिंग फोर्स से चकनाचूर होने के लिए। गुस्से में उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी शारीरिक शक्ति, जिस पर उसे इतना गर्व था, एक उन्नत ऊर्जा सभ्यता के सामने इतनी आदिम और हास्यास्पद लग रही थी। ये उनकी गलती नहीं थी। उच्च तकनीकी हथियारों के विकास को छोड़ना वास्तव में महाशक्तियों, सुपर पावर्स के विकास को अधिक तेजी से आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकता था, जिससे एआई संकट के जन्म से बचा जा सके। हालांकि हुएक्सू किंगडम ने अपनी शक्ति का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे उन्नत सभ्यता की तकनीक का उपयोग किया था। इस तरह के डायमेंशनल रिडक्शन अटैक, आयामी कमी वाले हमले की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। सेलेस्टियल क्लैन के नेता मिंगवो के चेहरे पर विकृति थी। उसका इरादा दैवीय दंड देने का था,
उन मूर्ख मनुष्यों को घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के लिए मजबूर करने का। लेकिन अब उसकी बिजली और तूफान उस विशाल ढाल को केवल गुदगुदी करते हुए लग रहे थे, और शक्तिहीनता के इस एहसास ने आकाश के इस गौरवान्वित लाडले को गहराई से अपमानित महसूस कराया। हुएक्सू किंगडम के खिलाफ हमला कम नहीं हुआ, इसके विपरीत चारों कबीलों की क्रोधाग्नि के कारण ये और भी उन्मादी हो गया। उन्होंने अपने सभी तुरुप के पत्ते, ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बिना किसी खर्चे की परवाह किए, बस रक्षात्मक बल क्षेत्र में एक छेद करने के लिए। हुएक्सू किंगडम के ऊपर आसमान में विभिन्न रंगीन और विनाशकारी ऊर्जाएं फटने लगी, जिससे आसमान एक चमकदार लेकिन घातक पैलेट में बदल गया। बाहर के तनावपूर्ण माहौल के बिल्कुल विपरीत, जहां विनाश निश्चित लग रहा था, हुएक्सू किंगडम के तिएनहाई सिटी में स्थिति अलग थी। ये शहर, जो कभी अत्यधिक ठंड से त्रस्त था, अब एक आश्चर्यजनक शांति और निरंतर तापमान बनाए हुए था, जैसे कि इसे किसी ऊर्जा क्षेत्र द्वारा संरक्षित किया गया हो। शहर के केंद्र में सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत की ऊपरी मंजिल पर एक विशाल खिड़की के सामने डेंग शेंटोंग ने हाथ में एम्बर रंग की व्हिस्की का गिलास लिया हुआ था। एक अच्छी तरह से सिली हुई सफेद युद्ध पोशाक पहने हुए वो आलस्य से चमड़े के सोफे में धंस गया। उसने खिड़की से बाहर आसमान में फूटते चमकदार पटाखों को देखा, जैसे कि वो नए साल की पूर्व संध्या का कोई भव्य आतिशबाजी शो देख रहा हो। वाह, ये शानदार है। डेंग शेंटोंग ने अपने पेय का एक घूंट लिया। उसके होठों पर एक विशिष्ट, थोड़ा शरारती और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। अगर इन पुराने मालिकों को पता चले कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर जो हमले कर रहे हैं, वे हमारे शहर के लिए हीटिंग एनर्जी में बदल रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वे इतने क्रोधित होंगे कि उन्हें मौके पर ही स्ट्रोक आ जाए। उसके बगल में शैडो स्क्वाड के कई प्रमुख सदस्य थे। लू हनहाई अपनी कटी हुई दाढ़ी और युद्ध कवच में अपनी पैनी नजर के साथ युद्ध के लिए तैयार था। हे, सुप्रीम जो तकनीक वापस लाए हैं, वो वास्तव में प्रभावशाली है। पुराना लू उच्च तकनीक को नहीं समझता होगा, लेकिन ये पारदर्शी कछुआ खोल टॉर्टस शेल वास्तव में मजबूत है। अभी जो कुछ बिजली के झटके लगे थे, उन्होंने हमें नर्वस कर दिया था, लेकिन हमें आवाज तक नहीं सुनाई दी। एक्सायो होंगलियन ने लाल, चुस्त युद्ध पोशाक पहनी थी, जो उसकी सुडौल देह को निखार रही थी। उसने अपनी बाहें सिकोड़ी हुई थी। उसकी आंखें कट्टरता से चमक रही थी जब उसने आसमान में उन सेलेस्टियल योद्धाओं को देखा जो सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुराना, बहुत पुराना। एक्साइयो होंगलियन ठंडे स्वर में फुफकारी। उसका लहजा चारों जातीय समूहों के प्रति तिरस्कार से भरा था। मैं पहले सोचती थी कि वे बहुत ऊंचे और महान हैं, जैसे अजय देवता। अब ऐसा लगता है कि वे सिर्फ बर्बर लोगों का एक झुंड है, जो अपनी शारीरिक प्रतिभा और थोड़े से प्राचीन विरासत पर भरोसा कर रहे हैं। सुप्रीम द्वारा लाई गई उन्नत तकनीक की तुलना में वे आदिम लोगों की तरह हैं, जो एक कुल्हाड़ी से टैंक के कवच को काटने की कोशिश कर रहे हैं। डेंग शेंटोंग ने अपना वाइन गिलास नीचे रखा, खड़ा हुआ, खिड़की तक गया और कांच पर अपनी उंगली से धीरे से थपथपाया, जैसे दूर से बाहर के दुश्मनों की ओर इशारा कर रहा हो। आखिरकार पुराने झांग ने मंगल, मार्स पर शक्तिशाली सैंड रेडर सभ्यता की पूरी विरासत को लूट लिया है, जो करोड़ों वर्षों में संचित हुई थी। डेंग शेंटोंग की आंखों में खौफ की एक झलक कौंधी। ये झंग यी के लिए सम्मान था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि संसाधनों और तकनीकी अंतर कितना विशाल था। वर्तमान हुएक्सू किंगडम, हालांकि इसकी आबादी बड़ी नहीं है, पहले से ही अपनी सभ्यता के स्तर में एक गुणात्मक छलांग, क्वालिटेटिव लीप हासिल कर चुका है। हम और वे अब एक ही आयाम, डायमेंशन के प्राणी नहीं रहे। ये अफसोस की बात है, हम अभी केवल देख सकते हैं। लू है ने अपने हाथ रगड़े। सुप्रीम कब वापस आ रहे हैं? बिना वापस लड़े बस मार खाना
हमारे शैडो असैसिन्स का स्टाइल नहीं है। मेरी तलवार युद्ध के लिए खुजला रही है। जल्दी क्या है? डेंग शेंटो ने अपनी आंखें सिकोड़ी, दूरी में देखते हुए। चूंकि ओल्ड मैन ने शील्ड हमारे पास छोड़ी है, इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनका वर्तमान धैर्य बाद में एक और भी कड़े तमाचे के लिए है, जब वो भाला वापस आएगा। तो ये इन पुराने मालिकों के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत होगी। Just then, Zheng Yi's communicator vibrated. A holographic projection popped up, showing the slightly anxious yet excited face of Deng Shentong. Boss Zheng, are you done on your end? Deng Shentong glanced at the sky outside the window, still relentlessly bombarded, and his tone carried a hint of unease. There's nothing wrong here at home, but these flies are really annoying. The defense system is working well, but as you know, you only gave us permission for the shield before you left. The spear system is still locked under your highest permission. The brothers in the Shadow Squad are now green with envy seeing those guys outside so arrogant. Hotu, Chikia, and Luya have asked us several times when we can retaliate. Chapter 2726 Misjudgment 2 हुआक्शु साम्राज्य, हुआक्सु किंगडम का सभ्यता स्तर पृथ्वी की बेड़ियों को तोड़ चुका है और लेवल 1 सिविलाइजेशन की सीमा को पार कर गया है। लेवल 1 सिविलाइजेशन इंद्र बुरी तरह घबरा गया। एक प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी के रूप में वो ब्रह्मांडीय सभ्यताओं के विभिन्न स्तरों से भली भांति परिचित था। लेवल 0 सिविलाइजेशन, इसका अर्थ है कि वो केवल अपने गृह ग्रह की सतह पर विकसित होने वाले सरलतम संसाधनों का उपयोग कर सकती है, जैसे कोयला और तेल। लेवल 1 सिविलाइजेशन, इसे ग्रहीय सभ्यता, प्लैनेटरी सिविलाइजेशन कहा जा सकता है। इस स्तर पर कोई व्यक्ति पूरे ग्रह की संपूर्ण ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित और उपयोग कर सकता है, जिसमें भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर विकिरण आदि शामिल है, और ग्रह की जलवायु और भूविज्ञान को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता है। महामहिम विष्णु, क्या आप हुआक्शु साम्राज्य का कुछ ज्यादा ही आकलन नहीं कर रहे हैं? इंद्र ने अविश्वास से पूछा। आपने केवल एक रक्षात्मक ढाल के आधार पर उन्हें ग्रहीय सभ्यता घोषित कर दिया। क्या यह थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? नहीं इंद्र, तुम इसमें शामिल तकनीकी पहलुओं को नहीं समझ रहे हो। विष्णु ने सिर हिलाया और अपनी लंबी पूंछ उठाकर इमेज में लगातार लहरें पैदा कर रहे नीले प्रकाश स्क्रीन की ओर इशारा किया। ध्यान से देखो, जब वे हमले ढाल से टकराते हैं तो ढाल पूरी तरह से बल सहन नहीं करती। इसके बजाय एक विशिष्ट क्षेत्र क्षण भर के लिए हाईलाइट होता है। इसका क्या मतलब है? इंद्र जाहिर है नहीं समझ पाया। विष्णु की आंखों में इस तकनीक के लिए लालसा और प्रशंसा की झलक दिखी। इसका मतलब है कि यह कोई भारी सुरक्षा द्वार नहीं है जो हमेशा खुला रहता है और पूरी शक्ति से काम करता है, बल्कि एक इंटेलिजेंट इंटरसेप्शन सिस्टम है जिसे सुपर कंप्यूटिंग पावर का समर्थन प्राप्त है। विष्णु ने धैर्यपूर्वक समझाना शुरू किया। जो ढाल पूरे देश को कवर करती हुई दिखती है, वो वास्तव में अनगिनत छोटे ऊर्जा नोड्स, एनर्जी नोड्स से बनी है। आमतौर पर ये नोड्स लो पावर स्टैंड बाय स्थिति में होते हैं, जैसे सोए हुए संतरी। जैसे ही किसी हमले का पता चलता है, यहां तक कि एक लेजर बीम या एक गोली का भी, सेंट्रल ब्रेन तुरंत हमले के लैंडिंग बिंदु, तीव्रता और गुणों की गणना करेगा। फिर हमले के लैंडिंग के 1 सेकंड के भीतर उस बिंदु पर सटीक रूप से एक उच्च तीव्रता वाली रक्षात्मक इकाई बनाने के लिए निकटतम ऊर्जा नोड को सक्रिय किया जाएगा। एक उदाहरण देता हूं। विष्णु ने एक सरल उदाहरण दिया। 4 महान नस्लों के हमले गोल की ओर आती अनगिनत फुटबॉल की तरह। हुआक्शु साम्राज्य की रक्षा प्रणाली गोल के सामने लगे किसी बड़े जाल की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। इसके बजाय उन्होंने गोल के सामने एक सर्वशक्तिमान, असीमित तेज सुपर गोलकीपर बिठा दिया है। जहां भी गेंद उड़ती है, गोलकीपर का हाथ उसे रोक देता है। इस तरह की पॉइंट टू पॉइंट प्रिसिशन डिफेंस एक पूर्ण क्वरेज ढाल की तुलना में केवल 10,000वां हिस्सा ऊर्जा खर्च करती है। इसके अलावा
रक्षात्मक ताकत को तुरंत केंद्रित किया जा सकता है। विष्णु ने गहरी सांस ली। ऊर्जा नियंत्रण का यह स्तर, यह भयानक रियल टाइम कंप्यूटिंग क्षमता ऐसी चीज है जिसे वर्तमान पृथ्वी की कोई भी सभ्यता अपने दम पर विकसित नहीं कर सकती। इससे पता चलता है कि हुआक्शु साम्राज्य ने अन्य उन्नत सभ्यताओं से ग्रहीय स्तर के संसाधन आवंटन और सुपरफोटन लेवल क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक प्राप्त की है। विष्णु का निष्कर्ष इंद्र और भरत कबीले के सभी उच्च स्तरीय सदस्यों पर एक भारी हथौड़े की तरह लगा। इसका मतलब है कि भविष्य में वे हुआक्शु साम्राज्य को नीची नजरों से नहीं देख सकते, बल्कि उन्हें बराबरी का दर्जा देना होगा। लेवल 1 सिविलाइजेशन, जब हर कोई अभी भी जमीन के एक टुकड़े या तेल क्षेत्र के लिए मरने मारने पर तुला है। झंग यी नाम के व्यक्ति ने चुपचाप अपने साम्राज्य को इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन की शुरुआती रेखा तक पहुंचा दिया है। यह सिर्फ ताकत की हार नहीं थी, बल्कि हर आयाम, डायमेंशन में हार थी। जापानी द्वीप समूह में टाकमगहरा के खंडहरों के बीच यह स्थान अब डरावनी सुंदरता वाला साइबर क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से जली हुई बंजर भूमि बन गया है। झंग यी उस विशाल गड्ढे के किनारे खड़ा था। हाई एनर्जी लेजर द्वारा बार बार किए गए हमलों के निशान वहां मौजूद थे। क्या सब साफ हो गया? झंग यी ने बिना मुड़े पूछा। जितना साफ हो सकता था, भाई। यांग जिंगसन पास आई। वो अपने सुपर कंप्यूटर और सुपर ब्रेन से जोमोन रिकॉर्ड्स को डिकोड कर रही थी। टाकमगहरा के भूमिगत डेटाबेस का सारा हार्डवेयर नष्ट कर दिया गया है और डेटा को तार्किक रूप से ओवरराइड कर दिया गया है। यहां तक कि अगर स्टार क्लैन खुद भी आ जाए तो भी वे जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा भी दोबारा नहीं जोड़ पाएंगे। इसका मतलब है कि कोई भी स्टारी स्काई कॉरिडोर के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा, झंग यी ने सिर हिलाया। स्टार कॉरिडोर के बारे में जोमोन सभ्यता का रहस्य हमारे हाथों में ही रहना चाहिए। ओमेगा स्टेयरकेस के बारे में झूठ में कोई खामी नहीं होनी चाहिए। बॉस, सब हो गया। लू केरन एक इंजीनियरिंग मैक में उड़कर आई। उसके हाथ में एक विशाल धातु का बक्सा था। ये उन अनुष्ठान स्पिरिट क्रिस्टल, रिचुअल स्पिरिट क्रिस्टल्स का आखिरी हिस्सा है जो उन्हें मिले, साथ ही दुर्लभ धातुएं भी। चूहे का यह परिवार वाकई अमीर था। सब ले लो, किसी के लिए एक बाल भी मत छोड़ना, झंग यी ने शांति से कहा। तभी झंग यी का कम्युनिकेटर वाइब्रेट हुआ। एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सामने आया जिसमें डेंग शेंटोंग का थोड़ा चिंतित लेकिन उत्साहित चेहरा दिख रहा था। बॉस झंग, क्या आपकी तरफ काम पूरा हो गया? डेंग शेंटोंग ने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा, जहां अभी भी बमबारी हो रही थी। यहां घर पर सब ठीक है, लेकिन ये मक्खियां, दुश्मन, बहुत परेशान कर रही है। रक्षा प्रणाली अच्छा काम कर रही है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आपने जाने से पहले हमें केवल शील्ड की अनुमति दी थी। स्पेयर, हथियार, प्रणाली अभी भी आपकी अनुमति के बिना लॉक है। शैडो स्क्वाड के भाई उन लोगों को बाहर इतना घमंडी देखकर ईर्ष्या से लाल हो रहे हैं। हॉटू, चिकिया और लू या ने कई बार पूछा है कि हम जवाबी कार्रवाई कब कर सकते हैं। चैप्टर आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।